हम्म। तो जैसा कि आपको बताया, सदिश समष्टि का जो आधार होता है, सदिश समष्टि के आधार की जो डेफिनेशन थोड़ी देर पहले हमने समझाई, कि एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। सदिश समष्टि का जो आधार होता है वो है, मान लीजिए माना एस, सदिश समष्टि माना एस, सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का एक उपसमुच्चय है। अगर हम ये कहें कि जो एस है वह सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का एक उपसमुच्चय है, माना एस सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का एक उपसमुच्चय है, तब एस वी ऑफ एफ का आधार कहलाता है। यदि दो कंडीशन रहेंगी इसकी। पहली कंडीशन है कि जो एस के अवयव है ना, एस के जो सभी अवयव हैं वह एक घात स्वतंत्र हों। यदि एस के सभी अवयव एक घाततः स्वतंत्र हों, दूसरी बात है इसमें, दूसरी बात है इसमें जनक वाली, या आप ये कह सकते हो v इज इक्वल टू एल एस हो, अर्थात एस वी ऑफ एफ का जनक हो। दूसरा क्या है, एस वी ऑफ एफ का जनक हो, या v इक्वल टू एल एस, वी इज हेलो। इक्वल टू नाउ एल एस, या वी एस का जनक हो, एल एस का जनक, वी शेखर। एल एस का जनक हो। शेखर। अब देखो, ये तो हो गई यहाँ पर आधार की डेफिनेशन, लेकिन इसके विमा की जो डेफिनेशन है, उल्टा लिख दिया ये, एस वी ऑफ एफ का जनक हो, ये होता है। अब देखो, ये तो था आपके लिए आधार की डेफिनेशन। अब हम यहाँ विमा की डेफिनेशन की बात करें, सदिश समष्टि की विमा, सदिश समष्टि की विमा तो इस विमा की जो डेफिनेशन है वो है आधार एस में अवयवों की संख्या, सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के आधार में सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के आधार में अवयवों की संख्या, सदस्य समष्टि भी रहा के आधार में अवयवों की संख्या वी ऑफ एफ की विमा कहलाती है। यानी जो सदिश समष्टि है उसके आधार में जो अवयवों की संख्या होती है वह वी ऑफ एफ की विमा कहलाती है। यदि यदि ये जो v है ना, v, सॉरी, यदि
थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के आधार एस में, आधार क्या है एस में अवयवों की संख्या वी ऑफ एफ की विमा कहलाती है। यदि एस में एन अवयव हैं तो इसे डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू एन से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसके अलावा इसमें एक और डेफिनेशन होती है। ये तो हो जाता है विमा को जो डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू एन का यूज करते हैं, सॉरी डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन, वी की विमा कहलाती है ना, तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसमें अगर एन परिमित हो तो यह जो सदिश समष्टि होती है उसे परिमित विमीय सदिश समष्टि कहते हैं। यानी अगर इसमें जो एन है ना, अगर इसमें जो एन है यदि एन परिमित हो तो यह सदिश समष्टि परिमित विमीय सदिश समष्टि कहलाती है। जैसा कि आपको बताया, एक बार रिपीट करते हैं कि सदिश समष्टि का जो आधार होता है वह आधार होता है, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि माना एस सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का एक उपसमुच्चय है, यानी एस क्या है वी का उपसमुच्चय है। तो एस वी का आधार कहलाता है यदि एस के सभी अवयव कैसे हों, एक घात स्वतंत्र हों, और वी है वो एल एस की फॉर्म में हो, अर्थात वी का प्रत्येक अवयव या ये कहें या तो इस तरह से कह दो या एस वी ऑफ एफ का क्या हो जनक हो, यानी वी का हर एक अवयव एस के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। एल एस का मतलब है एस के अवयवों का एक घात संचय। तो ये जो वी का हर एक अवयव एस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। तो ये दो कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है, एक तो एक घात संचय के रूप में व्यक्त करना और दूसरा है एक घात स्वतंत्र होना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो दोनों यानी दोनों कंडीशन हो जाएं, एस के सभी अवयव एक घात स्वतंत्र हों, दूसरा v इज इक्वल टू एल एस हो, तो इस स्थिति में हम s को v का आधार कहते हैं। अब यहाँ सदिश समष्टि की जो विमा होती है ना, विमा की बात करें हम तो सदिश समष्टि v ऑफ एफ के आधार s में अवयवों की जो संख्या है, सदिश समष्टि v ऑफ एफ के आधार s में अवयवों की जो संख्या होगी वो v की विमा कहलाती है। और यदि s में n अवयव हैं तो इसे डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n से व्यक्त करते हैं। एस में कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं, तो इसको हम डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन से व्यक्त कर देते हैं। अब अगर एन परिमित हो तो इसे परिमित विमीय सदिश समष्टि भी कह देते हैं। अब देखो आप इसमें कुछ प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे इसकी। इसमें है एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, होने को तो और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं लेकिन जो अक्सर करके आता रहता है एग्जाम्पल उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 4, एग्जाम्पल 4। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस के लिए दे रखा है 1 2 1, फिर आइए 2 1 0, इसके बाद है 1 -1 2। तो ये कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस वी 3 आर का आधार है, एस वी 3 आर का आधार है। आधार सिद्ध करना है। आधार सिद्ध करने से पहले हम इसको एल आई सिद्ध करेंगे।
एक घात है स्वतंत्र यानी लीनियर इंडिपेंडेंस। तो मान लो इसमें माना v1 इज इक्वल टू 1 2 1, v2 इज इक्वल टू 2 1 0, v3 इज इक्वल टू 1 - 1 2। क्योंकि एस के अवयव एल आई होंगे यदि α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इक्वल टू 0, जहाँ α1 α2 α3 क्या आ जाने चाहिए 0। ये α1 α2 α3 हैं क्या 0 के इक्वल हो जाने चाहिए। अतः α1 v1 की वैल्यू है 1 2 1, α2 v2 2 1 0, α3 v3 1 - 1 2, ये बनेगी इक्वल टू 0 यानी 0 0 0। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम गुणा करें इनका तो ये α1 + 2 α2, α1 + 2 α2 प्लस α3 इक्वल टू 0 बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें। दूसरा है ये 2α1 प्लस α2, यहाँ से -α3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। फिर आइए α1 + 0 α2 और यहाँ है प्लस का 2α3 इक्वल टू में 0 रहेगा। अब देखोगे आप इसमें इन तीनों ही इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, तीनों ही इक्वेशंस को क्या करें हम सॉल्व, तो जैसे ही इनको सॉल्व करोगे तो α1 α2 α3 इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसमें α3 एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर 1 + 2 करेंगे α3 कैंसिल होगा, ये बना 3α1 और ये 3α2 इक्वल टू 0। आप इसमें से 3 कॉमन लेकर के 0 में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ही फोर्थ नंबर डाल दें। दूसरी बात देखिए इसमें यहाँ से α1 α3 1 और 3 में ना, जबकि हमने यहाँ 1 2 में निकाला है। आप एक काम और कर सकते हैं अब इसमें, अगर हम इन दोनों में से α3 एलिमिनेट करें यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करें और इसे 3 में जोड़ दें। 3 में जोड़ दो 2 को 2 का गुणा करते हुए, 3 में जोड़ दें 2 को 2 का गुणा करते हुए, तो आप देखेंगे इसमें 3 में जोड़ दें 2 को 2 का गुणा करते हुए, तो 2 में 2 का गुणा करो और इसमें जोड़ो, ये तो कट जाएंगे। 2 का गुणा करो 2 और 1, 2 गुणा 2 4 और 1 5, 5 α1, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2α2 और ये तो क्या कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दें। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 3 2 6। अब ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा ना माइनस करने पे, तो ये बनेगा 3 गुणा 2 6 और ये बनेगा 15, 15 में से 6 घटाओगे -9 α1 इज इक्वल टू 0, यानी α1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें α1 की वैल्यू 0 रख दें समीकरण 5 में, α1 0 रखें तो α2 भी क्या आएगा 5 इम्प्लाइज α2 इज इक्वल टू 0। α1 α2 0 हो गई। तो देखिए आप यहाँ α3 निकालें तो 3 से α1 α2 0 है तो α3 क्या निकलेगा 0। 3 इम्प्लाइज α3 इज इक्वल टू 0। अतः ये जो α1 α2 α3 तीनों के तीनों क्या हैं 0 के इक्वल हैं। अगर ये तीनों 0 के बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सदस्य है ना, यहाँ एस के जो सदस्य हैं ये क्या है एक घात स्वतंत्र होंगे। तब एस के अवयव एक घातः स्वतंत्र हैं। अब हम इसको आधार सिद्ध करेंगे। अब हम इसको आधार सिद्ध करने के लिए एक घात जो स्वतंत्र होता है उसको तो प्रूव कर दिया, लेकिन हम क्या है इसको हम क्या है कि इसको आधार सिद्ध करने के बाद में
v इज इक्वल टू एल एस की फॉर्म में सिद्ध और करना चाहेंगे। v बराबर एल एस जो सिद्ध करने के लिए कोई भी अगर हम 3 एलिमेंट v3r के लेकर के चलें, माना कोई भी एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू v3r, यानी v3r का जो एलिमेंट है, v3r का जो एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना अल्फा बीटा गामा को। देखो आप कैसे लिखोगे इसको, अल्फा इंटू 100 प्लस अल्फा 2 इंटू, अब अल्फा नहीं, अल्फा बीटा गामा लिया ना, तो अल्फा यहाँ फिर बीटा यहाँ 010, फिर गामा 001। आप देख सकते हो, आप देखिए पहला अल्फा 1, पहला 0, पहला 0, तो अल्फा 1 प्लस 0 करोगे तो अल्फा 1 आया या अल्फा आया। अब देखो अल्फा का 0 से किया 0, बीटा का 1 से किया बीटा, और गामा का 0 से किया तो 0, तो यह बनेगा 0 प्लस बीटा प्लस 0, तीनों को जोड़ोगे बीटा आया, देखो इसके बराबर। तो इसका मतलब इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ जो 100 है इसकी वैल्यू निकालें हम, इसकी 100 की वैल्यू निकालें। देखिए ये जो 100 और 010 001, ये तीनों जो मान हैं, इन अगर तीनों मानों को हम इस v के सॉरी इस s के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करें। देखो ये क्या है, v3r का एलिमेंट है, v3r के एलिमेंट को हमने 3 और सदिशों में तोड़ दिया है, 3 और नए सदिशों की फॉर्म में तोड़ दिया है। ये भी सदिश हैं तो v3r के तो होंगे ही होंगे, v3r के हैं 100, लेकिन s के नहीं है, क्योंकि 100 है ना, वो s में थोड़े ही है कोई, ना ही 010 है एस में और ना ही 001 है। अब हम लेकर के चल रहे हैं 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम 010 की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद 001 की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 है ना, जो कि v का अवयव है, इस v3r का एलिमेंट होगा। जब अल्फा बीटा गामा है जिसको तोड़ा है हमने 100 010 और 00 गामा में, तो ये जो अवयव होंगे, ये जो सदस्य है 100 010, ये भी किसके होंगे, v3r के होंगे, और v3r के होंगे। तो फिर इन अवयवों को हम s के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं। 100, तो यहाँ a इंटू में a इंटू में v1 प्लस b इंटू में v2 प्लस c इंटू में v3। आप यहाँ a v1 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 to 1, v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू v3 की वैल्यू रखें 1 to 1 प्लस b v2 की वैल्यू है अपने पास में 210, c v3 की जो वैल्यू है वो है 1 -1 2। अब आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे पहले की तरह 100 करने, तो आपको देखिए अभी तो 100 ही सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर 010 निकालना है और 001, ये सब की वैल्यू निकालनी है आपको, और यह सब की वैल्यू निकाल करके, इन सब की वैल्यू निकाल करके 100 और 010 और 001 उन वैल्यूओं को यहाँ रखना है, यहाँ रख देंगे तो फिर हम कह देंगे कि ये एक घात संचय होगा। क्या होगा ये, एक घात संचय, क्या होगा, एक घात संचय। तो देखो अब इसमें 100 है, इसको आप देखेंगे यहाँ, या तो आप सीधे ही कंपैरिजन कर दो या फिर सीधे ही लिखते हैं इसको। देखो a प्लस 2b प्लस सी, कितना, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू है इधर 100, तो 1 रहा, यहाँ बनेगा 2a प्लस बी माइनस सी, 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a 0b प्लस 2c, यानी a प्लस 0 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इन तीनों को हल करना है, ए बी सी निकालने हैं, ए बी सी के मान यहाँ रखेंगे तो 100 की वैल्यू निकल आएगी, इस 100 की वैल्यू को भी यहाँ रखना है, इसीलिए हम इसको समीकरण 1 डाल दे रहे हैं। बाद में क्या है, ये कह देंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर एक घात संचय के रूप में होगा, क्योंकि ऐसे अगर मान रखोगे ना, अगर आप 100 की वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, क्योंकि 3 स्टेप निकलेंगे ये। आप पहले इनको हल करें, इन समीकरणों को हल करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग कर दें, तो आप देखोगे इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। क्या कर दें, या तो इन दोनों को ऐड करें,
या फिर एक काम करते हैं, ये बी वाला है ना, इनको माइनस कर लें, क्योंकि यहाँ तो भी है नहीं, यहाँ तो ये प्लस टू सी है। तो क्या कर रहे हैं कि समीकरण एक में से दो का गुणा करते हुए दो को माइनस कर रहे हैं, जो सेकंड है ना इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें दो से गुणा करें, सॉरी इसमें दो से गुणा करें सेकंड वाले में, तो चार ए होगा, ए में से चार ए घटाएंगे तो माइनस का तीन ए बचा। यहाँ टू से करोगे तो टू भी कैंसिल, यहाँ टू से करोगे तो टू सी होगा माइनस का, घटाओगे तो प्लस टू सी और सी थ्री सी बनेगा इक्वल टू जीरो। ये रहा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ डाल दें। आप देखेंगे अब कि थर्ड और फोर्थ है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ए से कैंसिल होगा, सॉरी देखिए यहाँ जब आपने टू से मल्टीप्लाई किया था ना फर्स्ट वाले में से, तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले में टू से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो इक्वल में वन आएगा, यहाँ क्या आएगा ये वन, ये वन बनेगा और ये वन बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ डाल दिया हमने, यहाँ वन बनेगा। अब आप क्या करेंगे इसमें, ये ए और टू सी में ए और सी की फॉर्म में तो ये इक्वेशन है, और ए सी की फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो अगर हम थर्ड में थ्री से मल्टीप्लाई करके फोर्थ में ऐड कर दें, यानी थ्री से मल्टीप्लाई करें थर्ड वाले इक्वेशन में और इसको फोर्थ वाले में अगर ऐड कर दिया जाए तो आप देखेंगे थ्री है कैंसिल, थ्री इंटू टू सिक्स सी प्लस थ्री सी, तो ये नाइन सी बनेगा इक्वल टू वन आएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 1/9 आएगी, कितनी बनी 1/9। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसके बाद आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आप समझेंगे कि देखो एक वैल्यू को निकाल रहे हैं, बाकी का इसमें से ABC वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके बाद में सिमिलरली करके लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सिमिलरली करके लिख देंगे इसको। बहुत अच्छा है ये एग्जाम्पल। यहाँ से जैसे ही सी की वैल्यू 1/9 निकली ना, इस 1/9 को आप सी की वैल्यू 1/9 यहाँ थर्ड में रखें तो ये बनेगी 2/9। ए की वैल्यू निकालेंगे तो -2/9 निकलेगी। थर्ड इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -2/9। तो अभी आपके पास ए और सी की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू और निकालनी है हमें, या तो फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से। देखिए सेकंड का अगर यूज किया जाए, सेकंड इम्प्लाइज, तो सेकंड में क्या है 2a, तो a की वैल्यू अपने पास -2/9। फिर आइए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है हमें, सी की वैल्यू अपने पास 1/9 इक्वल टू में जीरो। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 2 4 होगा -4/9, और हमें क्योंकि बी चाहिए ना तो -1/9 को ले जाएंगे तो +1/9, और ये बनेगा -4/9 होगा तो प्लस का 4/9 बन जाएगा। टोटल अगर इसको किया जाए तो ये बना 5/9, 5/9 रहा ना। तब ये जो 100 है, ये जो वैल्यू है ना 100, या यहाँ से इसको आप कोई भी इक्वेशन डालें, इसको तो इक्वेशन ए डाल दें, इसको बी डाल दें, तो जो बी इक्वेशन है ना ये चेंज हो जाएगी बी से। ये जो 100 की वैल्यू है यह बनेगी ए का मान निकला है आपके पास से -2/9, -2/9, और फिर है ये 1 to 1 और इसके बाद में है बी की वैल्यू अपने पास 5/9, तो यहाँ प्लस का 5/9, और बी के साथ में 210 और ऐसे ही फिर सी की जो वैल्यू है वो है 1/9 प्लस का 1/9, और ये है 1 -2 3। इस इक्वेशन को हम सी डाल दें ABC। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, इसी प्रकार 0 1 0 होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे। आप ABC लिया है, अगली बार DEF ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसी प्रकार करके लिख रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा अदरवाइज। तो आप देखेंगे ये बनता है यहाँ 4/9 यानी 1 to 1, और यहाँ 210, और ये है फिर यहाँ 1 -2 3। लेकिन इसमें ये ए की वैल्यू हो जाएगी और जो बी की वैल्यू होगी वो निकलेगी -1/9, और यहाँ निकलेगी -2/9। इसको डी इक्वेशन नंबर डालें, और ऐसे ही जो 0 0 1 है ये वैल्यू बनेगी यहाँ
121 210। आपको क्या है ये कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज याद तो तुम इसको लिख नहीं सकते। हमने तो याद तो आप इसको कर नहीं सकते हैं, तो हमने तो क्या है ये लिख दिया है यहाँ से। यहाँ जो ए बी सी की वैल्यू बनेंगी 4/9, 1/3, 1/-1/3, 1/3 -1/3 +1/3। इसको इक्वेशन नंबर ई डालें, जो इक्वेशन है ना सी डी ई से मान ए में रखने पर, इनके मान रखेंगे ना, तो सी डी ई से समीकरण सी डी व ई से ए में मान रखने पर, ए में मान रखने पर, और जैसे यहाँ ए में मान रख देंगे तो इसका मतलब है बी का हर एक अवयव है ना, बी का हर एक अवयव एल एस की फॉर्म में होगा। मान रखने पर v इज इक्वल टू एल एस होगा, और जब v इज इक्वल टू एल एस होगा तो हम कह सकते हैं, तो हम इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि जो V3R का आधार है, V3 जो, यानी ये कह सकते हैं कि जो S है V3R का आधार होगा, तब S V3R का एक आधार होगा, एक आधार होगा। अच्छा देखिए, अब इसमें अगर ये आधार होगा तो इसकी डायमेंशन पूछिए, डायमेंशन कितनी होगी, एस में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, पूछी हो या ना पूछी हो, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको कि इस एस के अंदर कितने हैं, 3 अवयव हैं। तो डायमेंशन ऑफ वी क्या बनेगी, और डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 3 रहेगी, क्योंकि एस के अंदर केवल 3 अवयव हैं, 1 2 3। तो इस तरह से आपकी यह एक्सरसाइज, जो कि आधार और विमा पूछा जाएगा, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आप इसकी और भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करोगे तो आपकी जो 4th यूनिट है ना, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी डाउट्स हों उनको आप मंडे की मीटिंग में क्लियर करेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।